बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स में सबसे पहले बच्चा क्या होता है ना कि आप कोई भी कंसेप्ट को कहां अप्लाई किए। जैसे अगर कहा जाए हाउस का बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल क्या है, बाजार का क्या है, सड़क का क्या है, ऐसे जगह हैं। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ एडमिनिस्ट्रेट करता है कि चीजों को, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। जैसे जिला कलेक्ट्रेट है, ये डिजाइन किया गया है। सेक्रेटरिएट ये भी डिजाइन किया गया है। विधानसभा भी डिजाइन की गई। यानी जितनी भी चीजें डिजाइन की गई वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हमने ऑर्गेनाइजेशन के दो रूप बताए थे, जिसमें एक फॉर्मल इनफॉर्मल बताए थे। हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेशन रूल किए जाते हैं। तो एक हेडिंग बना है ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कंपैरेटिव एफर्ट्स, लिख से जाइए। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कंपैरेटिव एफर्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। Administration is a comparative efforts of a group of people pursuit of a common objective. People in pursuit of a common objective. It is necessary that this group, it is necessary that this group should be organized in order to attain the desired goal. क्लियर हो गए? क्लियर हो गए, है ना? इसी को लाइन बदल के लिखो। इन अदर वर्ड्स, थोड़ा सा इसको जैसे कहते हैं ना कि यार ये दूसरे शब्दों में, या हमारा दूसरा भाव ये है, ऑर्गेनाइजेशन इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? इन अदर वर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लिखो, इट फैसिलिटेट्स the proper utilization of main material and money for the accomplishment, ACCOMPLISHMENT, polishment of the defined purpose. Of the defined purpose. Hence, there can be no administration without organization. हाँ, कनिका मोर्चा संभाल लेंगे। इस लड़की को सिलेक्ट कराना है। तुम सब लोग अच्छे से पढ़ लो, रिजल्ट देते हैं। विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन, विदाउट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ताकि वो 1 किलो अचार के लिए, चाहे मिर्च का बनाइए या आंवले का बनाइए, ऐसे तो 3 आइटम लिखा रहता है। हमने 2 किलो आंवला आधे डब्बे मसाले से बनाया, वो 1 किलो पूरा डब्बा कहता है, हम 2 किलो आधा डब्बा किया। हमने कहा मसाला का ही स्वाद आएगा, आंवले का आना चाहिए। आधा डब्बा रख लिया, अभी खत्म हो जाएगा फिर 2 किलो ले आएंगे, अभी चलता रहेगा कुछ दिन सीजन, फिर बनाएंगे। समझे ना? कुछ करना नहीं उसमें, बहुत बेसिक सा चीज है। अब जैसे कोई चीज है, आपको आइडिया है, बनाना आता है, अब बाजार में ले उठा के, वैसे रॉ मटेरियल बच्चा, आंवला क्या है? कच्चा माल है। उसको आपको कन्वर्ट करना अचार में। ठेले पे आंवला है और डब्बे में आंवले का अचार है, उसका कंसेप्ट बदल रहा है ना? तो उसी तरीके से आप भी किताब उताब में जो लिखा है वो सब बुक की चीज है, कॉपी में जो गया वो आपका प्रश्न का उत्तर है। तो प्रश्न के उत्तर की जो सटीकता है, जो उसका
कंसेप्चुअल बिहेवियर है, एप्लीकेशन है या इंटेंसिव एनालिसिस है, वो परफेक्शन के साथ हो। ये चीज जिस दिन डेवलप होगा, पढ़ाई तो आती ही है। तो इस का से कबूतर तो एक ही बार पढ़ना था ना हमसे कि का ऐसे बनता है, अब तो का इस्तेमाल ही करते रहते हैं। तो पढ़ाई बहुत बहुत बड़ा नहीं, क्या इतिहास भूगोल ऐसी क्या पढ़ना रहता है आईएएस में। आईएएस में हम समझते हैं जो लोग असल बात नहीं समझ पाते, असल मुद्दा क्या है। आईएएस का असल मुद्दा पढ़ाई नहीं है, आईएएस का असल मुद्दा गढ़ाई है कि उन आप शब्दों के, वाक्यों के अच्छे शिल्पकार हैं कि नहीं हैं। अगर आप इसके अच्छे शिल्पकार नहीं हैं तो संसाधन तो आप बहुत इकट्ठा कर लेंगे, वो पैसे उसे से मिल जाता है। कोचिंग में जाएंगे, नोट्स मटेरियल, बाजार में किताबें, सब कुछ उपलब्ध है, आप 8-10 घंटे लगा के पढ़ भी डालेंगे। बट अगर आप शिल्पकार अच्छे नहीं है तो प्रश्न का जब उत्तर गढ़ेंगे तो पिछड़ जाएंगे लोगों से। और यही, अब चूंकि वैकेंसी तो लिमिटेड है, कुछ ही लोगों का चयन होता है, लेकिन जो लोग थोड़े उम्दा हैं, अच्छा कर सकते हैं, इस अभाव में बार बार परास्त होते रहते हैं। इसलिए तलवार की संख्या बहुत हो ये जरूरी नहीं है, तलवार एक हो, उसमें धार हो और चलाने का हुनर हो, युद्ध जीता जा सकता है। किताबें कई हैं, मटेरियल दुनिया भर का है, सब कुछ आपके पास ढेर लगा हुआ है, बताने का इल्म नहीं है, वो अंदाज सीखना पड़ेगा, वो शिल्पकार बनना पड़ेगा, उस शब्दों का शिल्पी बनना पड़ेगा। फिर आईएएस ओएएस तो फिर अपनी कांख में रहेगा यहां पे ऐसे दबा के। परीक्षा से पहले परीक्षा हम कर जाएंगे, कब फीलिंग तभी आएगा जब आप शब्दों के शिल्पी बनेंगे। सिर्फ पढ़ते रहेंगे हम प्रभावित ही नहीं होते, क्योंकि हमने भी तो बहुत पढ़ाइयां की है, तो हम क्या प्रभावित होंगे। अब टाटा साहब के साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी जेब में 1 लाख रुपया हो, तो आपसे थोड़ी ना प्रभावित होंगे, वो कहेंगे यार मेरे भी रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख का उपयोग कैसे किए, ये जरूर प्रभावित करेगा। आप समझ गए ना बात। हाँ, तो उपयोग आना चाहिए, उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। एनीवेज लिखो, डेमोक एंड डेमोक स्टेटेड, वो क्या कहा है इस मामले में। डेमोक एंड डेमोक स्टेटेड, इन्वर्टेड कामा में लिखो, अगर हूबहू लिख पाओ तो इन्वर्टेड कामा में लिखना, नहीं लिख पाओ तो अपने कंसेप्ट में लिखना, तो इन्वर्टेड कामा मत, बट कह देना इसी की बात, समझे ना। इन्वर्टेड कामा में तब कहा जाता है जब आप हूबहू बात लिखते हैं जो उसने कहा है। कभी कभी हम किसी की बात को अपने ढंग से बताते हैं, तो वो इन्वर्टेड कामा में नहीं रख सकते उसको। लिखो, ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिक टूल, organization is a basic tool by means of which the administrative process is kept operating. Kept operating, ठीक है, ये कह रहा है वो। कुछ डिफिनेशंस बताते हैं, उससे आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक हेडिंग बनाइए। अगर आप डिफिनेशन चाहे लिखना चाहे, चाहे ब्रैकेट में कमेंट लिख लीजिए, कमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ब्रैकेट में कमेंट कर लीजिए। लिखें, द टर्म ऑर्गेनाइजेशन, लिख बेटा, हर्षिता हेडिंग डाल ले ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटा जो चैप्टर चल रहा है ना, ये क्लास में परमानेंटली थोड़ा जुड़ करके समझ लेना, क्योंकि ये छूट जाएगा, बाकी विषय तो खुद से पढ़ने से आ भी जाएंगे, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्टी पैदा करेगा, है ना। हालांकि वीडियो रहता है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर लाइव जो वीडियो का आपका एक्साइटमेंट होता है वो रिकॉर्डिंग में नहीं होता है।
लिखिए, लिखो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने थोड़ा लिखा दिया, तुम पीछे वीडियो में जाके पढ़ लेना, ठीक है ना। अभी लिखो, द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज डेरिवेट फ्रॉम द वर्ड the term organization is derived from the word organism। इसमें बेटा हम प्रोनाउंसिएशन तो ऑर्गेनिज्म का कर रहे हैं, बट स्पेलिंग हम आपको अलग बताने जा रहे हैं। हम यहाँ सी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो आप बोलना चाहें तो उसको दूसरा भाग में बोल सकते हैं जो स्पेलिंग है। तो लिखेंगे ORGANICISM बोल रहा हूं मैं, CISM, ठीक है ना। विच मीन्स, इसका क्या मतलब है, विच मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ interdependent part sharing common activities, common activity। अब तो देखो पब्लिक एड हो या कोई भी विषय हो, मैक्सिमम 250 शब्द लिखवाता है। हम लोग जब मेंस देते थे तो क्वेश्चन की संख्या कम होने के कारण प्रश्न को हम लोगों को 700-700 शब्द में लिखना पड़ता था, है ना। टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन होते थे, पहला और पांचवा, जो कंपलसरी होते थे, उसमें 3-3 टिप्पणियां आती थी, उसमें लिखा रहता 200 वर्ड्स का लिखिए। तो 200 के हिसाब से 6 टिप्पणी बनती थी पहला में, और पांचवे में 4 टिप्पणी में 3 करना रहता था। तो 6 ऐसे देखेंगे 1200 शब्द हम लोग 2 क्वेश्चन में लिखते थे, बाकी 3 क्वेश्चन में 700 शब्द। उसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं बोलता था, लेकिन हम लोग अंदाजा ये लगाते थे कि अगर एक क्वेश्चन के लिए 3 टिप्पणी लिखवा रहा है 200 शब्द का, तो एक क्वेश्चन फुल अगर लिखना हो कंप्लीटली तो 600 शब्द होगा। तो 600-700 शब्द के बीच उत्तर लिखा जाता था, जो टफ होता था एक प्रकार से, तो टफ था लिखना। सर ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन है बेटा, लैटिन वर्ड है। लिखो, विच मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी interdependent part sharing common activity। The various definition of organization are, अब लिखिए क्या क्या डेफिनेशन है। तो कुछ हम थिंकर्स जो इंपॉर्टेंट हैं उनको जिक्र करेंगे। जो थिंकर हम लिखा रहे हैं, जब आप किताब वगैरह पढ़ेंगे ना, तो जो थिंकर आप पढ़ते हैं, थिंकर ज्यादा पढ़ लीजिए, बट जो हम लिखा रहे हैं यही इतने का ही कोट किया कीजिए। ये इंपॉर्टेंट थिंकर यही होते हैं जो कॉमनली हाँ चलता है, क्योंकि सारे लोगों का डिफिनेशन तो नहीं लिख सकते ना, ठीक है। एक लिखिएगा साइमन, पहला लिखो साइमन। बाय ऑर्गेनाइजेशन वी मीन अ प्लांट सिस्टम, बाय ऑर्गेनाइजेशन वी मीन अ प्लांट सिस्टम ऑफ cooperative efforts, cooperative effort in which each participant has an organized role to play, and duties and task to perform। ये साइमन ने कहा डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गुलिक क्या कहता है? लिखिए गुलिक, GULIC के लिखिएगा, गुलिक। ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, organization is a formal structure of authority through which work subdivisions
आर अरेंज्ड, सब डिवीजन आर अरेंज्ड, कामा लगा सकते हैं यहां, डिफाइंड, अरेंज्ड कामा डिफाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड फॉर द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जैसा चीज डिफाइन किया गया है, जो पर्पज, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, उसी ढंग से ये वर्क करेगा। कई सब डिविजन्स में इसका देख सकते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोचिंग ही छोटा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई एडमिशन ले रहा है, ऐसे देखेंगे तो छोटे छोटे 2-4 डिवीजन आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। एक लिखे ग्लैडन, ग्लैडन GLADDEN, ग्लैडन। ग्लैडन क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विद द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशन is concerned with the pattern of relationship between person in an enterprise। अब आप लोगों को यहां कामा लगाना चाहिए, क्योंकि जब अगला सेंटेंस आ रहा था यहां लगभग बात पूरी सी लग रही है। सो कामा मतलब थोड़ा रुकना है। सो कंस्ट्रक्टेड एज टू फुलफिल the प्राइजर्स में एक कामा लगा के एस लिखा जाता, का आएगा ना। जैसे कहते हैं सुशील, जैसे हमने अपना सुशील का, सुशील ज्वेलर, समझ गए नहीं। हाँ, इंटरप्राइजर्स फंक्शन। एक और लिखिए एलडी वाइट, LD White, organization is the arrangement of personnel, personnel का यहां कार्मिक से मतलब है, PERSONNEL, organization is the arrangement of personnel for facilitating to accomplishment of some agreed purpose through allocation of function and responsibilities। कार्य और उत्तरदायित्व बोलेंगे आप, फंक्शंस का मतलब। फंक्शन की जगह आप वर्क भी लिखना चाहें तो, टास्क भी लिखना चाहें तो कर सकते हैं। एक लास्ट लिखाऊंगा बर्नार्ड का, चेस्टर बर्नार्ड। ये थोड़ा अल्टीमेट पर्सनालिटी रहा है बर्नार्डवा, है ना। बर्नार्डवा थोड़ा अलग है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टम ऑफ consequently coordinated activities or forces of two TWO, forces of two or more persons। समझ गए? दो हो, है ना, या ज्यादा। वो कह रहा है कि ये एक पद्धति है, इसमें दो या अधिक लोगों से संगठन बनता है। समझे ना, बताए होंगे पहले। संगठन में दो या अधिक लोग होते हैं, दो या अधिक लोगों से संगठन बनता है। ठीक, लाइन बदले, नीचे आए, लिखें बेसिस, एक हेडिंग बनाइएगा। बेसिस को आधार मान सकते हैं, है ना। जो संगठन के कुछ आधार होंगे ना, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, तो किसी चीज पे टिका होगा ना भाई। जैसे पृथ्वी है तो 4 फोर्सेस पे टिका हुआ है। ये यूनिवर्स जो है, ये 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं यूनिवर्स तारे और ऐसे लटक रहे हैं कहीं पे। पृथ्वी पिंड है, घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है,
नीचे न कुछ है न ऊपर कुछ है, ऐसे हवा में घूम रही है ना। ऐसे सारे ग्रह उपग्रह, बहुत सारे एस्टेरॉइड, ये वो सब ऐसे घूम ही रहे हैं, मतलब वो जो क्या बोलते हैं क्षुद्र ग्रह हो रहा है ना, सब ऐसे ही भ्रमण कर रहे हैं। कोई उनका उन जमीन का कोई जमीन नहीं है। क्यों? हम लोग तो अंतरिक्ष में है ना। आप जरा कल्पना करके देखो, हम यहाँ ही नहीं, हम तो अंतरिक्ष में, मतलब अब मतलब हमारे ऊपर जो आसमान है, तो हमारे नीचे क्या है? हाँ, हम भी तो हवा में ही, पृथ्वी तो एक पिंड है, एक मतलब कह सकते हैं कि एक गोला है। वो गोलवा जो है सूर्य का चक्कर लगा रहा है, लेकिन चक्करवा लगा रहा, अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है, अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है ना, और सूर्य का चक्कर लगा रहा है। लेकिन निचवा क्या है उसके? अगर पृथ्वी को छेद किया जाए, ऐसे होल बनाया जाए और आदमी को उसमें घुसेड़ दिया जाए, तो नीचे कहां जाकर रुकेगा वो, आर पार अगर होल हो ये समझने वाली बात है ना। तो तो बेस तो है किसी चीज का, चाहे वो स्ट्रांग फोर्स हो, वीक फोर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, यूनिवर्स में जो फोर्सेस चार बताते हैं काम कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, तभी तो ये चीजें टिकी हुई है ना। तो वैसे ही बेस है, ऑर्गेनाइजेशन किस पर बेस है? तो लिखिएगा, लूथर गुलिक डिफाइंड, लूथर गुलिकवा बताया इसको, है ना, ये हमारे गांव में रहता है ये। हाँ, लूथर गुलिक defined for four bases of organization, namely, लिखो 4P: पर्पज, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। इसको दवाई समझ के पुड़िया में रख लो। पर्पज, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस, ठीक है, ये चार बेस है। लिखो पर्पज, it means the function performed by the organization. It means the function performed by the organization. An organization based on the purpose, huh? And the organization based on the purpose. कोई भी जैसे प्रयास आई है, बिना पर्पज के क्या है, कर रहे हैं हम लोग, बिना पर्पज के तो कोई रहेगा ही नहीं ना, ठीक है ना। लिखो, जैसे लिखो डिफेंस डिपार्टमेंट, लिखो एग्जाम्पल, लिखो चलो एग्जाम्पल लिखो, लिखो एग्जाम्पल, डिफेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन करते हैं, समझे ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिफेंसिव पार्ट को, उसके पर्सनल पार्ट को, उसके फाइनेंशियल पार्ट को, सब अपना अपना काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेटेड वर्ड आया है ना, सब कोऑर्डिनेट करेंगे तब वो पर्पज फुलफिल करेंगे। लिखो द मेरिट ऑफ द, लाइन बदल के लिखो, द मेरिट ऑफ द पर्पज प्रिंसिपल, लिखो द मेरिट ऑफ द पर्पज प्रिंसिपल आर फंक्शनल प्रिंसिपल, आर को ओ आर लिखना है, ओ आर, फंक्शनल प्रिंसिपल आर है पहला, इट गिव्स अ कोहेरेंट मिशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, मिशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। तुम हर्षिता कब आओगी?
ये आने वाली है। इट गिव्स अ कोहेरेंट मिशन टू ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड लिखिए, इट एलिमिनेट्स ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ओवरलैपिंग को एलिमिनेट करेंगे, है ना, ये, एंड डुप्लीकेट ऑफ वर्क। ठीक है। इट फैसिलिटेट्स, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज। ठीक है ना। इट फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज। नेक्स्ट, इट enables, ENBLES, ENA लगाइएगा, ENABLES, enables the fixation of responsibility for futures. Next, it is easily intelligible. It is easily intelligible to common man. सर मेरा आने का था लेकिन, क्या लिख रही है, इस टाइम पर दिवाली का, हाँ, वेटिंग फॉर में, तो नवंबर में आऊंगी इफ पॉसिबल सर, अभी नोट्स मेरी सिस्टर को, हाँ दे देंगे, दे देंगे उसे, उसको भेज देना, कब आएगी मुझे बता देगी, बता देना मुझे, मान लो देख लेंगे नहीं होगा तो बनवा देंगे ना उसको, मुझे बताओ कब आएगी, कमी कसर होगा तो बनवा देंगे, आज ही बता देना कब आएगी। क्या लिखा, सर इंडिविजुअल क्या होता है, इंटेलिजिबल, सर वो आ जाए, हैं आज ही आएगी, सर वो आ जाएगी, नहीं नहीं कब आएगी ये बताना मुझे। ऐसा बेटा इसका भाव ये है कि इट इज इजिली, आदमी को, जो कॉमन आदमी है ना, उसको आसानी से समझ में आ जाता है, जिसे इंटेलेक्चुअल आप बोलते हैं ना, मतलब इंटेलिजेंस टाइप को नहीं, जैसे कैसे करते, क्या वर्ड बोलेंगे इसको, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। अंडरस्टूड वगैरह वर्ड जो है, जैसे हम इस्तेमाल करना चाहें तो बड़े कॉमन वर्ड हो जाते हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़े से वर्ड आते हैं। इसका भाव हिंदी में यही निकलता है कि आम आदमी को भी ये आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है ना, इजिली, इजिली आप उसको जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये तो मेरिट रहा, लेकिन कुछ डीमेरिट्स हैं, तो लिखिएगा, द मेरिट डीमेरिट्स ऑफ पर्पस, सेम आगे वही लैंग्वेज है, प्रिंसिपल्स आर फंक्शनल प्रिंसिपल्स। डीमेरिट्स क्या है, 27 के पहले आ जाएगी वो, सुनो मेरी बात, उसको जो है ना तुम 24 तारीख तक भेज देना, ठीक है, एक सेकंड, हाँ बेटा उसको 24 तक भेज देना, 24 तक ले लेगी, ठीक है। लिखिए, ट्वेंटी फोर तक किसी भी दिन भेज देना, आज के बाद मैं देख लूंगा, आज 21 है ना, 22, 23, 24 में बोल देना किसी दिन आ जाएगी, मुझे फोन कर लेगी, और अगर 4 बजे आएगी तो फोन करने की भी जरूरत नहीं है,
अगर किसी को 4 बजे के पहले आना है तब हमको फोन कर सकते हैं, 4 बजे के बाद आना है तो उसकी भी जरूरत नहीं, मैं ऑफिस में मिल जाता हूं। 4 बजे ही भेजना, 4-5 बजे, या दूर से आती तो 4 बजे भेज देना, चली जाएगी 5 मिनट में, ग्राफी की रह से आएगी ना। पहला लिखिए, इट निग्लेक्ट्स, इट निग्लेक्ट्स द सबऑर्डिनेट टाइप ऑफ वर्क। डिमेरिट यह है कि इट निग्लेक्ट्स द सबऑर्डिनेट टाइप ऑफ वर्क। दूसरा, इट इग्नोरेस लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। ये हम डिमेरिट बता रहे हैं। असल में देखें कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना ट्रेडिशनली चले आते हैं, वो टेक्नोलॉजी में कहाँ चले गए। जैसे हम ही ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करते, क्रेडिट कार्ड नहीं रखते, हमको अगर किसी को पैसा देना हम नगद ही देते हैं। अभी पेट्रोल पंप पे तेल भराते हैं, हम पैसा ही देते हैं उसको, हर छोटी छोटी चीज के लिए पेमेंट करते हैं। अभी कहां पे था मैं, 30 रुपए का सामान लिया, उसको 100 का नोट दिया, उसके बाद छुट्टा नहीं था तो बोला कि ऑनलाइन कर दीजिए। अरे कौन था भाई, सब्जी वाला था, 30 रुपए उसको लेना था, ऑनलाइन करा था। अरे हमने कहा नगद लिया करो यार तुम। हमने कहा तुमको मालूम नहीं है, कुछ दिनों के बाद तुम इस सब्जी बेच रहे हो ना, जो इसका टैक्स दोगे तुम। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं है, आगे चल के देखना ही गोलगप्पे वाले भी फंसेंगे। सारा पैसा कैसे जा रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग से। सारा डेटा में क्या आ रहा है, अभी बेटा किसी से लिए नहीं है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ओके। सारा डेटा किसके पास जा रहा है, तनिका लिख रही बुक्स का पैसा नहीं लिया आपने, तो अभी किसी से नहीं लिए हैं, लिख देंगे, दे देना। सारा पैसा कहां जा रहा है, सब अकाउंट में जा रहा है, सबको पता चल रहा है। 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए ऐसे कर करके आ रहा है ना। एक गोलगप्पे वाला या एक चाट पकौड़े वाला अगर 5,000 का सामान बेचता है तो 30 दिन में इनकम टैक्स वाला कितना जोड़ लेगा, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख जोड़ लेगा ना। 5,000 का बेच रहा है, 1.5 लाख रुपए जोड़ लिया। उसमें क्या करेगा, कहेगा आधा पैसा ये सामान का होगा इसका, सीधा सीधा ऐसे अपना मोटा मोटा हिसाब लगा देगा कि 1.5 लाख में 75,000 का तो ये सामान ही लाता होगा। 75,000 रुपये बचा, 75,000 में 40% इसकी लाइफ स्टाइल पे खर्च होगा। इनकम टैक्स का सीधा हिसाब है। 40% का मतलब आप समझ लीजिए करीब करीब वो 30,000 ये मान लेगा कि आप अपना घरेलू खर्च करते हैं, खाना पीना, बच्चे पढ़ाना वगैरह। फिर उसमें से क्या करेगा, कहेगा कि ये 35,000 चलो मान लिया, 40% तो 30 ही 35,000 के बीच होगा, 40,000 रुपये आपका कमाई बना देगा, इनकम। फिर उसमें देखेगा कि 40,000 का मतलब बच्चों का 48, करीब 5 लाख रुपया। तो उसमें वो देखेगा कि ये आदमी बीमा क्या कराया है, लोन लिया है कि नहीं, जो टैक्स से रिबेट है देखेगा, रिबेटल नहीं है और 10-5 ऊपर गया, फ्लक्चुएट किया, टैक्स ठोक देगा। यही होने वाला है। ये आप सरकार अगर 29 तक तो रहेगी, वैसे अब तो चुनी ही गई, तो ये करके रहेगी ये। अभी बहुत लोगों से पैसा लेना है गवर्नमेंट को। अभी तो बच्चों के रबर पेंसिल से पैसा लिया जा रहा है, दही और ये आटा से लिया जा रहा है, अभी और लिया जाएगा, चाट पकौड़े से भी लिया जाएगा, ये जो ऑनलाइन ऑनलाइन करते रहते हैं। तब भाई आप हमको फीस देते हैं, जनरली लोग ऑनलाइन ही देते हैं,
तो सारे फीस तो प्रयास के अकाउंट में बताता है ना कहां से पैसा आया। वो पैसा, जितना पैसा आया उस पैसे का 18% जीएसटी तो वो जान गया ना। भाई आपने हमको नगद दिया 10,000 रुपया, तो इस नगद को तो हम छुपा सकते हैं ना, मतलब बेईमानी तो कर ही सकते हैं ना थोड़ा सा। तो एक उदाहरण दे रहा हूं। अब नगद आया, तो नगद में तो वो पैसा शो कर रहा है ना, आपको रिफ्लेक्ट करेगा ना अकाउंट में। उस अकाउंट का जो जो पैसा, उस पर 18% जीएसटी तो उसका बन गया। आप उसको कैसे डिनाई करेंगे? ठीक है ना। तो कम से कम भारत जैसे, जहां हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित हो, हर पांचवा व्यक्ति गरीबी में जी रहा हो, ऐसे देश में और डिजिटलीकरण में जहां डेटा इतने महंगे हो गए हो। अभी रिलायंस का डेटा देखिए, 3 महीना में जो डेटा हम लोग 750 749 रुपए का भराते थे, वो 900 रुपए के आसपास लेता है। 350 रुपया करीब करीब महीना कर दिया है, 1,000 लेता है वो, है ना। तो एक सामान्य कॉमन मिडिल क्लास के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों की डिपेंडेंसी अब ऑनलाइन कर दिया ना आपने, डिजिटलाइज कर दिया, तो सब ऑनलाइन हो गए। आप सिर्फ ये मत देखिए कि 20,000 का एक मोबाइल खरीदा, वो तो वन टाइम है, बट बार बार जो है उसमें जो डेटा भराना होता है, वो भी तो पैसा जा रहा है ना। तो मेरे हिसाब से जब गवर्नमेंट अगर हर लेवल पे टैक्सेबल है, तो ऐसा कोई प्रोविजन बनाए कि जो डेटा है वो बहुत मामूली खर्चे पे हो। जैसे पानी का बिल, अगर जो है हम 1 गिलास पानी पिए और 5 रुपए का टैक्स लग जाए उस पर, नहाने का हम 100 रुपए का टैक्स देने लगे, तब तो हम नहाने धोने, मुंह धोने में सारा पैसा चला जाएगा। भाई पानी आता है 2-3 महीने में 1,000-1,200 का बिल आया, चलो ठीक है ना। अब दिन भर में इतने लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, 4-4 फोन है लोगों के घर में। अब 1,000-1,000 रुपए, 1,200 रुपए उनके डेटा ही खर्च हो जाएंगे महीने में। ऊपर से आप पैसा पे कर रहे हैं डिजिटलाइज, लोग फोन ही ना ले, डेटा ही ना ले, आप करते रहो डिजिटलाइज, कहां से हो जाएगा डिजिटलाइज? भाई मेरे पास फोन नहीं है, मान लिया मैं नहीं लेता इंटरनेट, तो हम कहां से करेंगे पे? हम तो नगद ही करेंगे, तो हम तो डिजिटलाइजेशन को हतोत्साहित हो जाएगा ना। स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री जो कि इतने एडवांस और बढ़िया है, वहां पर नहीं है इतना डिजिटलाइजेशन जितना हमारे यहां उपद्रव मचा हुआ है। नगदी चलता है, अमेरिका में भी डॉलर लेन देन होता है, ऐसा नहीं है। 100 रुपए से ज्यादा का डॉलर वहां नहीं है, $100 से। हमारे यहाँ 500 का नोट, 2,000 का नोट, क्या जरूरत थी? करेंसी को मेंटेन करो, 100 रुपए तक रखो, लोगों को खर्च करने दो। आपको डर यही रहता है ब्लैक मनी, ये मनी, अरे आप 2,000 का नोट ही क्यों छापते हो? हुँ? फिर जेब में लिक्विड मनी है ना। फोन में चार्ज नहीं है, फोन गिर गया, टूट गया, कैसे करेंगे ऑनलाइन बैंकिंग? मैं दिल्ली गया और फोन चोरी हो जाए और जेब में हमारे पास 5 रुपए भी नहीं है, क्योंकि हमको भरोसा है क्या कि हम ऑनलाइन कर देंगे। अब क्या करेंगे आप? और वो बैटरी ही खत्म हो गई, कुछ भी इंसिडेंट हो गया उसके साथ, कोई भी कैजुअलिटी हो गई, आप तो रह गए ना ऐसे। फिर मैं गया थाईलैंड, मैं लेके गया था ये वीजा वाला अपना, ये क्या बोलते, कार्ड। वहां होटल में मैं पैसा पे कर रहा था, वो वही ना हो, पे ही ना हो, पैसा वही ना उसमें से हो, वो काम ही ना करे। हमको बोला साला ये इंटरनेशनल वीजा है, तो इंटरनेशनल कार्ड है, चले ही ना। हमने उसको नगद दे दिया थाई में, क्योंकि हम 20,000 रुपए, 20,000 थाई नगद लेके गए थे। काम आ गया ना। अब हम सिंगापुर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम नगद ही लेके जाते हैं। हम कार्ड फाड़ के भरोसे नहीं रहते, हमको भरोसा ही नहीं है। किसी मशीन में नहीं चला, एटीएम मशीन में हम लोग खड़े रहते हैं, कार्ड काम नहीं करता कभी कभी। अभी भी कई थाईलैंड वगैरह करेंसी हमने घर में रखा हुआ है,
अब बदलवाने जा सकते, बच जाता है ना आए लौट के। तो अभी $1 का 54 रुपया मिलता है, 55 रुपया सिंगापुर का, वो भी रखे हुए हैं। कभी सिंगापुर उड़ जाएंगे तो बदलना नहीं पड़ेगा, वही लेके चले जाएंगे। 10-15 हजार का तो होगा मेरे हिसाब से, इसे पड़ा रहता है। और उनके नोट पानी होने में कितना भी धो दो प्लास्टिक जैसे होते हैं, बड़े सुंदर नोट होते हैं वो, कभी मुड़ेंगे नहीं ऐसे जैसे हम लोग मोड़ चोड़ देते हैं ना, वो बिल्कुल टाइट ही रहेंगे, बिल्कुल अच्छा बनाते हैं वो लोग, समझ गए ना। तो इग्नोरेंस लेटेस्ट, हम तो लोग टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, इग्नोरेंस। हम लोग एक सिस्टम में आ जाते हैं, जैसे हम ही लोग हैं थोड़े पुराने हो गए, मतलब 50-50 साल की एज में तो पुराने ही हो गए थोड़ा, है ना। तो सहूलियत रहती है। जैसे अब जैसे मान लो बच्चा है, वो तो फोन नहीं चलाएगा, वो आगे कहेगा पापा पैसे चाहिए 100 रुपया, तो क्या करेंगे आप, ऑनलाइन उसको वो कैसे पे करेगा। कक्षा 7-8 में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कैसे ऑनलाइन पे करेंगे, सब चीज आप ही करेंगे क्या जा जाके। वो रहा है, उसको कॉपी चाहिए, उसको 100 रुपया चाहिए, उसको कोई जरूरत है, तो नगद तो देना पड़ेगा ना। फिर हर जगह डिजिटलाइजेशन पर घुसेड़ो, ये होगा नहीं, होगा ही नहीं, हम बता रहे, लिख के दे रहे हैं। हमारे देश में 50-60% से ज्यादा नहीं हो पाएगा। गांव के आदमी के पास मोबाइल नहीं है, डेटा नहीं है, टावर काम नहीं कर रहा है, वहां चले हैं डिजिटलाइज करने। ये सब भौकाल नहीं बना हुआ है। बता दो ना, स्विट्जरलैंड जैसे कंट्रीज में नहीं है इतना डिजिटलाइजेशन जितना हम कोशिश करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जितना डिजिटलाइज हो जाएंगे वो सारे करेंसी जो पैसा है वो सबको पता चलेगा कहाँ पे है। तो गवर्नमेंट तो यही कर रही है ना, हमारा पैसा भी पता करना चाहती है। पहले लोग मरते थे तो बता के जाते थे कि वहीं जहाँ खाना बनता है वहां खुदाई कर लेना बेटा, हमने वहां पैसा गाड़ के रखे हैं। पहले से घरों में ऐसे मिलते थे, बुजुर्ग लोग बताते थे। अब तो पैसा ही नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा बताओ। अब तो सरकार को सब पता है कहाँ पैसा है। एक जानने वाले हैं मेरे, उनका बेटा है वो कैजुअली फंस गया है कहीं पे पैसे वैसे के मामले में। वो 21 लाख का हिसाब देना उनको नगद का। तो उन्होंने बताया कि 6-7 लाख रुपया जो है इसकी मदर का, उसकी मदर का डेथ हो गया था अभी मई वगैरह में। उसकी मई में मदर का डेथ हुआ, तो वो कुछ पैसे बरसों से बचा के रखी थी, तो 5-6 लाख रुपए उसके मरने के बाद नगद मिले। ये चीज उन्होंने शो किया, हालांकि हकीकत नहीं था, बट ऐसा पहले होता था। लोग तो छुपा के कुछ रखते ही थे। अब इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया, कितना पैसा आपने नगद जैसे घर में रखा। अब इनकम टैक्स का जो कमिश्नर है उससे जाके पूछो कि तेरी अम्मा के पास कितना पैसा है। अरे रखते हैं लोग, हम कह रहे हैं ये वाला हो सकता है गलत हो, बट रखते हैं लोग। मुझे आज भी नहीं पता है कि मेरी पत्नी के पास नगद कितने होंगे, हमको नहीं बताएगी, वो बताएगी ही नहीं, मेरी बहन नहीं बताएगी, बताएंगे ही नहीं। ये हमारे देश की एक फिलॉसफी रही है कि महिलाएं अपना अपना बचत अपने पति को भी नहीं बताई होंगी, मौके पर दे दी होंगी। आप पूछते रहे कहां से है, हो गया ऐसे। अब उनको इनकम टैक्स का नोटिस दिया। अब उस उल्लू के पट्टे को नहीं पता कि यार इतना तो हो सकता है ना, जिसका हस्बैंड जीएम हो, आईएएस हो, उससे अगर थोड़ा थोड़ा भी 20 साल में भी थोड़ा थोड़ा बचत किया होगा तो 5-7 लाख रुपए तो रख सकती है ना नगद, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन लोग इसको पचा नहीं पाते कि आपके पास नगद पैसे। आज 1-2 लाख रुपए क्या वैल्यू है, घर में नगद नहीं हो सकते। और सब बैंक में ही रहेंगे क्या, बीमारी परेशानी में कुछ 1,50,000 घर में नहीं रखता आदमी, ये ऑर्गेनाइज नहीं करेगा अपना, सब इग्नोर ही करेगा। फिर कार्ड काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, और अरे नगद है, चलो नगद पे। इसलिए हम कहते हैं अपने जेब का पैसा और अपना दिमाग ही काम आता है काम पर, वक्त पर।
वक्त पर अपना दिमाग और अपने जेब का पैसा। मोबाइल भी काम नहीं आता, बैटरी खत्म हो गई तब क्या करेंगे? ठीक है। इट लीड्स, लिखो, नेक्स्ट है, लास्ट है ये, इसमें डीमेरिट। इट लीड्स टू डिपार्टमेंटलिज्म इन थिंकिंग। डिपार्टमेंटलिज्म इन थिंकिंग, विचारों में क्या रहता है? विभागीय, एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह से लीड करता है, मतलब नेतृत्व करता है, जबकि करना चाहिए किससे? पर्पज ओरिएंटेड। ये डीमेरिट होता है। जैसे कोई आदमी सचिवालय में है, इसका धौंस जमाता है, जबकि धौंस इस बात का जमाना चाहिए कि वो क्या करता है ना? ये सब कुछ खामियां है। लिखो, द हेल्डन कमेटी ऑफ ब्रिटेन, लाइन बदल दो, द हेल्डन कमेटी ऑफ ब्रिटेन 1918 डैश करके लिखो, 1919, 1918 1919, द फर्स्ट हुअर कमीशन ऑफ यूएसए, कामा लगा के लिखो, मैं कुछ कमीशन का नाम बता रहा हूं यहां पे। द हेल्डन कमेटी ऑफ ब्रिटेन 1918-19, द फर्स्ट हुअर कमीशन ऑफ यूएसए, हुअर कमीशन यूएसए का था, 1949 50, एंड द स्टडी ऑफ एंड द स्टडी टीम ऑफ, कर लो, स्टडी टीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया 1966-70। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए पहला कमीशन आया था 66 में, जो 70 तक सारी रिपोर्ट्स आई थी उसकी। द स्टडी टीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया 1966-70 recommended this principles. Recommended this principle. इस प्रिंसिपल को किसने रिकमेंड किया था? इन लोगों ने भी। क्या है वो प्रिंसिपल? दैट इज अ पर्पज इज अ मेन इशू ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, बिना पर्पज के कोई ऑर्गेनाइजेशन, बिना पर्पज के सिद्धांत का कोई ऑर्गेनाइजेशन होता नहीं बच्चा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस, इट मीन्स द टेक्निक और स्पेशलाइज्ड स्किल्स, or it means the technique or specialized skill used by the organization in the performance of work. इसका मतलब ये है प्रोसेस। इसका अगर डिपार्टमेंट उदाहरण ले तो जैसे लिखो बेटा, स्पेस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, ओशन डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा। ऐसे इसके एग्जाम जहां प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, ये प्रोसेस ओरिएंटेड।